नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतयेत, जब आप कार्य क्षेत्र के विषय में विचार कर रहे हो तो, यानी कि जब आपकी मेष राशि नाम की राशि है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 122 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, या किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर जाते ही आप अपने वर्ष का, आप अपने पूरे मंथ का और विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव अपने लग्न एवं अपने राशि के आधार पर जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस वीडियो को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये रोहित शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है कि गुरुदेव प्रणाम, यदि मेष लग्न के सेकंड हाउस में केतु नीच का प्लेस्ड हो तो उसे सही करने के लिए केतु का बीज मंत्र किस बार और समय से शुरू करना चाहिए और कितनी संख्या में करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यदि मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में केतु नीच राशि में बैठे हुए हैं तो आपको सबसे पहले शुक्र की स्थिति को देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन क्या है। खैर, आपने पूछा है कि कितना जाप करना चाहिए, तो 18,000 मंत्रों की जाप संख्या केतु के बीज मंत्र के लिए बताई गई है, परंतु कलयुग में चतुर्गुणित जो जाप होते हैं उनको करना होता है, तो 18,000 इंटू 4 यानी कि 72,000 जाप आपको कंप्लीट करने चाहिए। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समय में इस जाप को कंप्लीट करते हैं। दूसरा आपने पूछा है कि कब शुरू करें, तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। सुबह या शाम जो भी टाइम आपको फेवरेबल लगे उस समय पर आप कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे अच्छा होता है, शाम को सूर्योदय के बाद में आप जाप करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये आप अपने समय के अनुसार इसको सेट कर लीजिएगा, चेंज मत करिएगा समय को। और इन्होंने पूछा है कि बीज मंत्र के कंप्लीट होने के बाद में एक छोटा सा यज्ञ भी किया जाता है, बिल्कुल दशांश हवन किया जाता है। जब आपके 72,000 जाप केतु के कंप्लीट हो जाएंगे तब आप 7,200 मंत्रों की आहुति हवन के माध्यम से भी देंगे। ये पूरी जो प्रक्रिया होती है तो उसका जो एंड होता है वो यज्ञ हवन के माध्यम से ही किया जाता है। एक और प्रश्न इन्होंने किया हुआ है कि शनि की 7.5 की शनिवार की व्रत विधि बताने की कृपा करें। देखिए, यदि आपको शनि की 7.5 चल रही है और यदि आप शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए। परंतु यदि आप शनिवार का व्रत करना चाहते हैं जिससे शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिले, तो इसके लिए आप शनिवार की सुबह जल्दी उठें, स्नान के जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाएं, काले तिल मिश्रित जल से स्नान करना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा। इसके बाद में आप पूजन स्थल पर जा सकते हैं। पूजन स्थल पर जाने के बाद में वहाँ पर आसन लगा करके बैठ जाइए। आसन लगा करके बैठने के बाद में आपको व्रत का संकल्प लेना होगा आपकी आप 11, 21, 51 कितने शनिवार का व्रत करने जा रहे हैं। इसके बाद में आप चाहें तो शनिदेव की एक तस्वीर रख सकते हैं। शनिदेव की तस्वीर के सम्मुख आप फूल इत्यादि अर्पित करें। पंचोपचार पूजन आपको करना चाहिए। गंध, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य, पांचों से जो पूजन होता है उसको पंचोपचार पूजन कहा जाता है। तो आप पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद में आप शनिवार की व्रत की कथा का पाठ करें। साथ ही साथ में आपको एक कर्म साक्षी दीपक अवश्य ही जला लेना चाहिए। और शनिवार की व्रत
की जो कथा होती है उसका आप पाठ कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आप चाहें तो शनि चालीसा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी शनि की 7.5 से संबंधित जो बुरे बुरे प्रभाव हैं उनमें कमी आ जाती है, इसको आप कर सकते हैं। इसके साथ में ही शनि मंदिर में जाकर के दर्शन करना, शनिदेव की प्रतिमा पर तिल के या सरसों के तेल से उनका अभिषेक करना भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है। और एक टिप इसमें यदि आप मेरी तरफ से ऐड करना चाहें तो आप इसमें सूर्यास्त के बाद में, सायंकाल सूर्यास्त के बाद में पीपल के वृक्ष में जाकर के तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरतमंदों को कुछ दान देना चाहिए। झूठ बोलने से, मांस मदिरा अभक्ष्य का भक्षण करने से आपको उस दिन बचने का प्रयत्न करना चाहिए। शनिवार को नाखून ना काटें, बाल इत्यादि ना कटवाएं, ये करना भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये रुद्राक्षम जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर, प्लूटो और नेपच्यून ग्रहों का कोई प्रभाव होता है या नहीं, और अगर होता है तो ये किसके कारक होते हैं। देखिए, ज्योतिष में या मेनली हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो इसमें पंच ग्रहों के बारे में ही बताया गया है, जो कि पंच तारा ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इसके बाद में सूर्य को तारा कहा गया है, चंद्रमा को उपग्रह और राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो सदैव वक्री चलते हैं। परंतु बाद में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट बोल सकते हो, ये नेकेड आईज से ये प्लैनेट नहीं दिखाई देते हैं जो नेपच्यून और प्लूटो हैं। इसीलिए इनको बाद में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि बाद में जब बहुत से यंत्र बन गए थे तब इन ग्रहों को देखा गया। नॉर्मली ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, यानी हमारी वैदिक ज्योतिष में तो शनि को सबसे धीमा चलने वाला ग्रह कहा है। इसके बाद में और धीमा चलने वाला ग्रह नेपच्यून और फिर प्लूटो होता है। तो नेपच्यून को भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से गुरु की तरह प्रभाव देने वाला कहा गया है। और नेपच्यून मेनली यदि आप देखें तो ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ये गुरुवत प्रभाव देता है। और प्लूटो को परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन का कारक कहा गया है, या नॉर्मली आप कह सकते हैं कि प्लूटो को परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन का कारक ज्योतिष में माना जाता है। अगला प्रश्न जो है ये अनिकेत भंवर जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर, मेरी चंद्रमा राशि मकर है और नाम राशि मेष है, क्या मुझे फिर से 7.5 से शुरू हुई है और मकर की खत्म होने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जन्म राशि मकर राशि है, तो आपने अभी पिछले 7.5 वर्षों में महसूस किया होगा कि दाम्पत्य कलह, घर का जो माहौल है वो कुछ हद तक कलहपूर्ण रहा होगा। साथ ही साथ में कुटुंबीजनों के साथ में संबंध आपके खराब हुए होंगे, व्यय अधिक इत्यादि की स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही होंगी, मांगलिक कृत्यों में आपको होने में परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। परंतु ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित, जब आप कार्यक्षेत्र के विषय में विचार कर रहे हो तो, यानी कि जब आपकी मेष राशि नाम की राशि है, जैसा अनिकेत नाम आपका है, तो आपको कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं 7.5 की वजह से बॉस के साथ में संबंध का खराब होना या कुछ हद तक कार्यक्षेत्र की परेशानियां देखने में मिलेंगी। इसके लिए आप चाहें तो हनुमान जी की आराधना करें, या जो शनिवार की व्रत की जो विधि मैंने बताई है उसको भी यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक और प्रश्न है, ये है ढोलकिया कुंजन। इन्होंने लिखा है कि वर्गोत्तम ग्रह क्या एग्जॉल्टेड प्लैनेट के जैसे रिजल्ट देते हैं? नहीं। देखिए, सबसे पहले तो इसको समझना होगा कि वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है। जब भी कोई ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा होता है, उसी राशि में यदि वह ग्रह नवमांश कुंडली में बैठा हो तो उस ग्रह को वर्गोत्तमी बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर मंगल यदि जन्मांक में मेष में है और नवमांश में भी वो मंगल मेष राशि में बैठे हैं तो वो मंगल वर्गोत्तमी माने जाएंगे। या इसको दूसरे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो कि ये मंगल वृषभ में बैठे हैं जन्मांक में, और नवांश में भी यदि ये वृषभ में हो तो इनको वर्गोत्तमी माना जाएगा। अब ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जो ग्रह उच्च राशि में होता है उसको संपूर्ण 5 में से 5 अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि वो ग्रह की सर्वाधिक बली अवस्था है, उससे ज्यादा ग्रह बली नहीं हो सकता है। लेकिन जो ग्रह वर्गोत्तमी होता है वो भी कहीं ना कहीं शुभ फल देने के लिए बाध्य है, परंतु वो उतना ज्यादा शुभ फल नहीं दे सकता जितना कि एक उच्च का ग्रह उस जातकों को शुभ फल की प्राप्ति कराता है। लेकिन वर्गोत्तमी ग्रह जो होता है वो बलवान माना जाता है और स्थिर गति से शुभ फलदायक माना जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मंगल वर्गोत्तमी है तो आपको देखते ही देखते अगले ही दिन पूरे राज्य का या पूरे आपको एक राजा बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये स्थिर फलदायक ग्रह माना जाता है जो वर्गोत्तमी ग्रह होता है, तो इसको उच्च के ग्रह से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। ग्रह वर्गोत्तम भी बलवान है, परंतु ग्रह की जो सबसे बलवान श्रेणी होती है वो उच्च के ग्रह की ही होती है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 122 में सम्मिलित किया गया था और इतने ही प्रश्नों का जवाब लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट
मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा दिया जाए तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।